अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना रिमेनिंग टॉपिक जो रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसकी हमारे पास जो थर्ड हेडिंग है वो आपके पास है हाइड्रोक्साइड्स है। हम ये देख लेते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं एंड जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स किस तरह से हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर, इनकी सॉल्बिलिटी और इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लें। हाइड्रोक्साइड्स में देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास देखिए गर्ल्स हमारे पास होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट में हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आता है। हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1 है, जिनके इसमें जो हमारे पास लिथियम यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड के बाद के जितने भी आपके पास हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, सिवाय आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड जो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। देखिए जो गुड बेस होते हैं ना, वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर अपने OH आयन को अच्छे तरीके से डोनेट कर देते हैं। मगर जो हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड में एक तो ये आयनिक करेक्टर तो है, मगर इसके साथ साथ इसका कुछ कोवेलेंट करेक्टर भी होने की वजह से ये इसको थोड़ा सा जो है बाकियों से डिफरेंट बनाता है। दूसरा अगर हम ये देख रहे हैं, लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर भी है, जिसकी वजह से जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज बाकी वालों से मैच नहीं करता। ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि लिथियम का और जो बेरिलियम है, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका पेक्यूलियर बिहेवियर होता है। पेक्यूलियर बिहेवियर इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इंस्टेड के ये गुड बेसिक करेक्टर या एसिडिक करेक्टर शो करना शुरू करे, तो ये जब इसको किसी भी एसिड में डाला जाए तो एज अ बेस, और बेस में डाला जाए तो ऐसा एसिड एक्ट करता है। मगर लिथियम हाइड्रोक्साइड किसी भी एसिड में डालोगे तो ये किसी बेस में डालोगे तो अपने आप को बेस ही रखेगा, ना कि बिल्कुल एसिड करे। इसी तरीके से अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, अदर आर सॉल्युबल होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं इसका एनॉमलस बिहेवियर होने की वजह से ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है। बाकी जितने भी आपके पास हैं वो इतने अच्छे गुड सॉल्युबल होते हैं कि अगर इन हाइड्रोक्साइड के इन्फ्लुएंस में मॉइस्चर भी आ जाए तो ये मॉइस्चर से भी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इसका जो है ये इनसॉल्युबल है, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्प्रिंगली सॉल्युबल। देखिए हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारे पास लिथियम का साइज छोटा है, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमने पढ़ा था कि साइज ऑफ एटम छोटा होता है। अब बेरिलियम का जो साइज है वो लिथियम को मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है। अब वो साइज छोटा होने की वजह से, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इजीली अपने OH आइंस को रिलीज नहीं करता सोल्यूशन के अंदर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्प्रिंगली सॉल्युबल है बट अदर मोर, मगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कुछ एक्सटेंट पे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपना OH आयन सोल्यूशन में रिलीज कर देता है। बाकी इसके अलावा कैल्शियम से लेके बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जितने भी हैं वो पानी के अंदर अच्छे सॉल्युबल हैं। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी एंड हाई आयोनिक साइज। देखिए अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो एटम जो भी आपके पास जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पर रुबीडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये अपने गुड लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होते। इसी वजह से ये इनको लेटेस्ट एनर्जी चाहिए होती है लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए। तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब लिटिल अमाउंट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी देंगे, स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो वो इजीली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो हम कहेंगे कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो इजीली जब अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हाई आयोनिक साइज का मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं जो जितने भी कैटाइंस हैं, जैसे रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये कैटाइन वाइज ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो लेटेस्ट एनर्जी जो इनकी कम वीक होती जा रही है या कम चाहिए होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जितने भी हैं वो पानी के अंदर गुड सॉल्युबल हैं। स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि दीज ऑल आर स्टेबल ऑन हीटिंग। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ऑल आर स्टेबल ऑन हीटिंग, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो डीकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको हीट देंगे भी तो वो ईजिली जो है वो डीकम्पोज नहीं होते। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो OH को इजीली डोनेट कर देता है, तो अपने आप को मैग्नीशियम ऑक्साइड में और किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड यूज इन लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्री। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबॉर्ट्री बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है और आम कॉमन स्कूल कॉलेजेस की लेबॉर्ट्रीज में अवेलेबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म अ सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर एंड यूज फॉर टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स के अंदर ये आप इसको देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को की प्रेजेंस को चेक करने के लिए थोड़ी लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, जिसमें मेरे ख्याल में हम लोग ग्रुप एन जो है एनालिसिस करेंगे उसके अंदर ये प्रैक्टिकल के अंदर भी आएगा, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। ये आपने 9th क्लास में एक जगह पढ़ा हुआ था कि जो आपका अगर आपके पास पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो दिया जाता है, ताकि पेट जो कि मैग्नीशिया ये एज अ बेस है और पेट में एसिडिटी होती है तो वो जब बेस एंड एसिड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं तो पेट के अंदर की एसिडिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नाइट्रेट्स आते हैं। जितने भी जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, ये तमाम पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, ये तमाम नाइट्रेट्स पानी में सॉल्युबल, यानी इन दोनों की एक बात कॉमन है कि इन दोनों के नाइट्रेट्स पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस नाइट्रेट्स NO2 प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपके पास क्या है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इस देखिए आपके पास क्या है कि जितने भी फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट अगर जो है वो डिकम्पोज किया जाता है तो ये जो है अपना एक ऑक्सीजन लूज़ करके जो है ना अपने आप को जो है किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑल्दो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है मगर अपने आप को NaNO2 में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर सिंपल ऑक्साइड में और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब हीटअप किया जाता है तो अपने आप को ऑक्साइड में, जैसे कि लिथियम अपने आप को चेंज कर लेता है, उसी तरीके से अपने आप को मैग्नीशियम ऑक्साइड में और इसके अलावा आपके कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज हो के वो भी इसी तरीके से अपने ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि दोनों जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट हमारी हेडिंग है सल्फेट्स, यानी कि जितने भी सल्फेट्स होते हैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये हो दोनों के जो हैं वो सल्फेट्स जो अल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट है जैसे बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट फेयरली सॉल्युबल होते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट जो है, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम सल्फेट जो होते हैं ये पानी के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट ऑकर इन नेचर CaSO4.2H2O इज कॉल्ड जिप्सम। ये जिप्सम का इंशाल्लाह आगे एक दो टॉपिक्स में आप डिस्कस कंप्लीट करें। ये वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के अंदर आते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो इसको हम बहुत ज़्यादा ईजी वे में जो है एक नोट से पढ़ लेते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम देखिए कल जब आपने याद करना है ना तो या आपने नोट्स बनाने तो बिल्कुल आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा। डाउन सेल मोस्ट ऑफ द इसमें आपने सबसे पहले क्या याद रखना, पहले जेन में रखिए कि भाई आप प्रिपेयर करें सोडियम को। अब सोडियम जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप कहाँ से किससे प्रिपेयर करेंगे, सोडियम क्लोराइड से, और जो सेल यूज़ करना वो कौन सा होगा, डाउन सेल। देखिए मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल, कौन सी चीज़, सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन डाउन सेल, यानी कि डाउन सेल में NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगी। अब हम इसकी सेल की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें एनोड, कैथोड और क्या चीज़ होती है। डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ एनोड इज अ ग्रेफाइट ब्लॉक एट द सेंटर एंड द कैथोड इज अ सर्कुलर बार ऑफ आयरन or copper which surround the anode. Both are separated by iron screen. There is a dome of the collection of the gases. देखिए अब सारा कुछ कहानी जो है इस डायग्राम के अंदर आ जाती है। इस डायग्राम में सबसे पहले देखिए हमारे पास एक एट द सेंटर ऑफ द डाउन सेल यू हैव अ कार्बन एनोड। दिस कार्बन एनोड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन इज कलेक्टेड एट द डोम, ठीक है। And the cathode is made up of cathode is actually a bar of a copper and iron. There is the bar of copper and iron is present at left and right side of the carbon anode. अब हमारे पास क्या है कि देखिए
इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास कैथोड और एनोड इतने करीब हैं। हमारे पास क्या है कि इन दोनों, यानी कि जो ये आपके पास जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही, असल में ये आयरन की एक स्क्रीन यहाँ पर मौजूद होती है। ये वाली जो आपको असल में ये जो नज़र आ रही है, ये वाली जो आयरन स्क्रीन होती है आपके पास, इस आयरन स्क्रीन के अंदर क्या होती है, ये क्या क्या फंक्शन क्या करती है आयरन स्क्रीन का। देखिए, जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये स्क्रीन इलेक्ट्रिक करंट को तो पास होने देगी, मगर पॉजिटिव यानी कि कौन से किसको, आपके पास जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को मिक्स नहीं होने देगी। देखिए, अगर ये स्क्रीन ना होती तो जो सोडियम एंड क्लोरीन दोबारा से मिक्स हो जाते और आपको जो सोडियम एंड क्लोरीन की रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं मिलनी थी। यानी कि जितना रेट ऑफ जो आपके पास NaCl ब्रेक डाउन होके सोडियम एंड क्लोराइड आयन में चेंज होगा, अगर ये स्क्रीन ना होती तो ये दोनों आयन दोबारा से कंबाइन होके क्या बना देते, NaCl। तो इसी वजह से ये स्क्रीन जो है आयंस को मिक्स होने नहीं देगी, मगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगी। अब आपके पास क्या है कि इस प्रोसेस में जब NaCl का जो सोल्यूशन होता है, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, वो जो है आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, जो ब्राइन हो जाता है, हम ब्राइन किसको कहते हैं, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl आपने इसमें डाला। जब इसके इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। अब आपके पास क्या है कि जो आपके पास जो एनोड होता है, आपको पता है एनोड पे कौन सी चीज़ होती है, आपके पास एनोड पे याद रखिए, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आपके पास क्या होती है, रिडक्शन। अब कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा तो अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, Cl-2 में, और जो गैसियस फॉर्म में ऊपर से कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इस सेल में जो क्लोरीन हमारे पास ऑब्टेन हो गई, अब हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास क्या रह गया, सोडियम। अब जो क्लोरीन ने एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया था वो सोडियम गेन करेगा और अपने आप को किस में चेंज करेगा, सोडियम मेटल के अंदर। और ये सोडियम मेटल जो है ये तकरीबन आपके पास 99.9% जो है ये आपके पास क्या हासिल हो जाती है, प्योर हासिल होती है। अब ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन से समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास NaCl सबसे पहले डिकम्पोज हो गया था सोडियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में। सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो क्लोराइड है अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। तो यानी कि एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल जब अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो यानी कि अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, Cl2 में। और यही जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया इसको कौन गेन करेगा, सोडियम, और सोडियम अपने आप को इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये होगी ऑक्सीडेशन और ये क्या होगी, रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसके है एडवांटेजेस देख लेते हैं कि जो हमने जो ये डाउन सेल की जो आपने जो है प्रोड्यूस किया, ये जो डाउन सेल है इसके एडवांटेजेस क्या। सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि मेटेलिक फॉग इज प्रोड्यूसेस। हमारे पास जो सोडियम ऑब्टेन हो रहा है, सोडियम इज अ मेटल होती है, तो सोडियम जो भी मेटल होती है हमारे पास जो समटाइम ऐसा होता है जब मेटल ऑब्टेन हो रही होती है तो जो पूरे सोल्यूशन में ऊपर फोग बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें एक तो फोग नहीं बनती है, ठीक है। दूसरा इधर लिक्विड सोडियम कैन ईजिली भी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो प्रोसेस हो रहा होता है इसमें जो सोडियम क्लोराइड जो आप डाल रहे होते हैं इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए तो हम क्या डालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली सोडियम क्लोराइड के हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो NaCl के टेम्परेचर को तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आता है। तो अब एक तो देखिए टेम्परेचर कम होने की वजह से, दूसरा ये है फ़ायदा ये होता है कि सोडियम को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब क्या है, मटेरियल ऑफ द सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो सोडियम है या क्लोरीन है, इन केस में मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मटेरियल जो है ना, वो जो आपके पास जो भी कंटेनर जिस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट हुआ होता है, एनोड, कैथोड या जो आउटर इनर बॉडी, इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा यही है कि ये तो ये जो है आपके पास मटेरियल जो है वो अटैक नहीं करता इसके ऊपर, यानी कि सेल के ऊपर अटैक नहीं करता, और जो आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो ओरिजिनली फॉर्म्ड हो जाती हैं।